हेलो एवरीवन, आज 12th फिजिक्स का पेपर हो चुका बिहार बोर्ड का और अब हम लोग उसका वीडियो सॉल्यूशन जो कि 100% ऑथेंटिक है ना, 100% ऑथेंटिक और डिटेल डिस्कशन के साथ है ना, एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उसका वीडियो हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमने वीडियोस अपलोड किए थे यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम प्लेलिस्ट में है ना, 9 वीडियोस अपलोड किए गए थे और उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आया है। इतने कम समय में इतना वीडियो ही अपलोड किया गया जिससे कि अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी वो अच्छे से अच्छा नंबर ला सकता था। और बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और एग्ज़ाम से निकलते ही बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया व्हाट्सएप के थ्रू कि सर प्लीज़ इसका वीडियो सॉल्यूशन थोड़ा अपलोड कर दीजिए ताकि हम लोग जो है सो एक बार फिर से मिला लें है ना, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है उसका एक बार कंफर्म हो जाए हम लोग तो बड़ी ही खुशी की बात होगी है ना। तो उसी के लिए हम लोगों ने एक वीडियो सॉल्यूशन जो है सो शूट करना स्टार्ट किया और इसको अपलोड करेंगे। और आपसे बस मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अगर हमारा एफर्ट, हमारा काम अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे जो है ना अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अपने ग्रुप्स में है ना, इनको ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जो डिटेल सॉल्यूशन है, जो 100% ऑथेंटिक सॉल्यूशन है, कहाँ कहाँ बोर्ड ने मिस्टेक किया है ना, कहाँ क्या डाटा देना चाहिए था, हर एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे क्लियर और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो आपसे बस यही मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, अपना अपना मार्क्स जो है सो मिलाएं और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना अपना मार्क्स ज़रूर बताएं कि हमें ऑब्जेक्टिव में इतना आ रहा है, हमें ऑब्जेक्टिव में इतना आ रहा है, तो हमारे लिए बड़ी और भी ज़्यादा खुशी की बात होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। इनफैक्ट जो जितना क्वेश्चन आया वो सारा ही क्वेश्चन जो मेरा ऑफलाइन क्लासेस है उसमें जो मैंने हर 3 दिन पर टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था कि हर 3 दिन पर बोर्ड का टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव और फिर से जो छठे दिन है वो सब्जेक्टिव, टोटल 100% क्वेश्चन उसी से आया। और उस बैच का सिलेबस तो मैंने 2021 में अगस्त में ही ख़त्म कर दिया था, जो अभी आज पेपर दे करके आए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है वो बच्चे। इनफैक्ट यूट्यूब के थ्रू भी बहुत सारे बच्चों ने जो है सो हमारे वीडियोज़ को काफ़ी पसंद किया, बहुत सपोर्ट दिया। इसके लिए आपका एकदम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर। और आगे बढ़ते बाबू, आगे भी आप सपोर्ट दीजिए तो हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ही, हम गारंटी लेते हैं आपको नीट एग्जाम में कम से कम 36 क्वेश्चन जो भी सेक्शन अपलोड करेंगे। एक जो प्लेलिस्ट चल रही है नीट का विजय रथ, अगर उसको कोई बच्चा पूरा कर लेगा नीट एग्जाम से पहले, उसमें सिलेबस खत्म हो चुका होगा, और अगर कोई बच्चा उसको पूरा देख लेता है तो 100% जो है 36 क्वेश्चन कन्फर्म उसको जो है सो नीट के एग्जाम में मिलेगा डाटा सहित। और जेई में कम से कम 16 से 18 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे, इस बात की 100% गारंटी है। कॉन्सेप्ट तो कोई भी बाहर नहीं जाएगा, डाटा सहित की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वही डाटा रहेगा नीट के एग्जाम में और जेई मेन के एग्जाम में जो मैं आपको उस वीडियो में क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा। इसकी 100% गारंटी है। और आपका बोर्ड एग्जाम जैसे ही ख़त्म होता है, अगर आप फिनिशर कोर्स करना चाहते हैं नीट और जेई के लिए है ना 2022 के लिए, तो आंख बंद करके एकदम है ना, सभी कोविड वगैरह लॉकडाउन सब अब सब नॉर्मलाइज हो चुका है। बोर्ड एग्जाम जैसे ही ख़त्म होता है 2-3 दिन जम के मस्ती करिए और उसके बाद सीधा चले आइए हमारे ऑफलाइन क्लासेस पटना में सेंटर पे। ठीक है, आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप 3 से 4 महीने के अंदर बहुत ही बेहतरीन जो मार्क्स है वो जेई में और नीट में अचीव करेंगे और 100% जो है सो आप सफल हो जाएंगे। क्लियर। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो लिंक में जो है सो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ पे कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस के लिए कहाँ आना होगा, या ऑनलाइन क्लास भी हम लोग जूम ऐप पे प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए क्या आईडी पासवर्ड है, क्या प्रोसीजर है, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे यूट्यूब के थ्रू भी अगर आप नीट का विजय रथ को पूरा देखिएगा तो मैं गारंटी लेता हूँ 36 क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में डाटा सहित टकराएगा, कन्फर्म। और नीट का एग्ज़ाम जब भी होगा उससे कम से कम 1 महीने पहले उसमें सिलेबस ख़त्म रहेगा, इस बात की 100% गारंटी है। क्लियर। स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन एसी सर्किट। अब देखो एवरेज पावर के लिए बोला तो एसी सर्किट में जो एवरेज पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है बाबू VRMS, रूट मीन स्क्वायर है ना, रूट मीन स्क्वायर जो है सो इसका ये वोल्टेज इंटू IRMS
इंटू कॉस फाई। तो उसी भी को, जिस वोल्टेज को, जिस ईएमएफ को, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग भी से देखते थे, फॉर्मूला में हमने आपको बताया था, उसी को यहाँ पर ई से दिखाया है, ईएमएफ को ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। देन ऑप्शन इज डी इज 100% ट्रू। और ये जो cos फाई होता है बाबू, इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर, और cos फाई इक्वल टू होता है, देखो cos फाई क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो इसका कोई यूनिट होना नहीं चाहिए, तो cos फाई बराबर हो जाता है बाबू R बाई जेड। R बाई जेड, ये जो R है वो रेसिस्टेंस होता है और Z जो है वो इम्पिडेंस होता है। तो इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों इंटरलिंक थे। जैसे देखो बोर्ड ने कैसे आपको सपोर्ट किया है ना, दोनों इंटरलिंक क्वेश्चन थे, ऑप्शन ए। फिर आपसे फेज डिफरेंस पूछा गया एल आर सर्किट का, एल का मतलब इंडक्टर और आर का मतलब रेसिस्टर। तो ये इस तरह का एक इंडक्टर हुआ और इसमें हमने एक रेसिस्टर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर हमने एक एसी सोर्स को लगा दिया है। बाबू आप जानते हैं इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो होता है XL, और रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो है R, और XL बराबर फॉर्मूला होता है, XL बराबर फॉर्मूला होता है ओमेगा L, XL बराबर ओमेगा L। और इंडक्टर में एंड इंडक्टर और रेसिस्टेंस LR सर्किट के केस में इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर के केस में वोल्टेज, क्लियर, इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री आगे रहता है, और कैपेसिटर के केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है, यानी कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री से करंट को। तो यहाँ पर जो आप जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा तो रेसिस्टर को अगर आप एक्स एक्सिस पे लेते हैं, है ना, तो रेसिस्टर में करंट उसी एक्सिस पे रहेगा, वोल्टेज भी उसी एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। और इसमें जो है वो इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड कर जाता है बाबू, है ना, तो V बराबर, इसका मतलब यहाँ वोल्टेज लीड करेगा तो ये Y एक्सिस पे चला जाएगा, इंडक्टर का वोल्टेज Y एक्सिस पर और रेसिस्टर का वोल्टेज X एक्सिस पर। तो रिजल्टेंट यहाँ कहीं बीच में से निकलेगा। ये एंगल फाई अगर यहाँ से परपेंडिकुलर गिराते हैं तो tan फाई बराबर, है ना, tan फाई बराबर जो है वो हो जाएगा VL अपॉन VR, और V बराबर होता है I इंटू R, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा I इंटू XL अपॉन IR, I से I कट जाएगा, XL इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R। तो यहाँ से tan फाई बराबर ओमेगा L अपॉन R, यानी कि फाई बराबर tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। ऑप्शन सी इज ट्रू। अब यहाँ देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसको कि K से डिनोट किया जाता है बाबू, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है इसको K से डिनोट करते हैं ट्रांसफॉर्मर के केस में। और K बराबर जो है वो बहुत सारा फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला नहीं है। K बराबर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K बराबर होता है ES बट्टा EP, है ना, बराबर NS बट्टा NP बराबर IP बट्टा IS। P जो है वो प्राइमरी को डिनोट करता है, S सेकेंडरी को डिनोट करता है। ये जो E जिसको EMF बोल रहे हैं, इसी को क्वेश्चन में V से दिखा दिया है, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। इतना आगे नहीं जाना, अपने को इतने से ही मतलब है। तो यहाँ पे ES अपॉन EP, ES अपॉन EP, तो यहां से ऑप्शन हो जाएगा A। अब ट्रांसफार्मर में एक और क्वेश्चन आया था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए कंडीशन बताइए। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो बाबू कंडीशन होता है वो हो जाता है K ग्रेटर देन 1, K ग्रेटर देन 1। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में K की वैल्यू, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। अगर आप K को 1 से ज़्यादा करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लो न्यूमरेटर है 4 और डिनोमिनेटर है 3, तो 4 में 3 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी 1.33। अगर 3 में 4 से डिवाइड कर दिए तो 0.75, जो कि उससे ज़्यादा तो 1 से ज़्यादा है नहीं। तो K की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर 1 से ज़्यादा चाहिए, तो ही बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि ES जो है वो ज़्यादा होगा और EP जो है वो कम होगी, यानी कि VS सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा होना चाहिए फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब यहाँ देखो RC जो होता है, इसका जो यूनिट होता है बाबू वो टाइम के यूनिट के बराबर होता है, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। RC को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, RC को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट जो RC है इसको टाउ से भी दिखाया जाता है, और ये चूंकि टाइम का यूनिट है तो टाइम का यूनिट तो सेकंड होता है, और सेकंड के लिए डायमेंशन में जो नोटेशन इस्तेमाल करते हैं वो होता है कैपिटल T। इसका यूनिट सिर्फ सेकंड है, तो M 0 हो जाएगा,
L भी 0 हो जाएगा और T 1 हो जाएगा, तो T 1 हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन डी। तो ये 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं बाबू। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी हमने क्लास में डिस्कस किया है, वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है। तो आंख बंद करके बोलेंगे कि पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर, है ना। पोल स्ट्रेंथ दो तरह का मैग्नेटिक पोल होता है बाबू, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा क्या होता है आपका साउथ पोल होता है। और दोनों के लिए आप जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, है ना, नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, उसी पोल के स्ट्रेंथ को ही पोल स्ट्रेंथ बोला जाता है, जिसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर। वर्क डन इन डिफ्लेक्शन ऑफ, ये भी क्वेश्चन को हमने क्लास में भी डिस्कस किया, टेस्ट में भी, ऑफलाइन टेस्ट में हुआ, जो 3 दिन पर हर 3 दिन पर टेस्ट होता था। और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, 2022, 2023, 2024 जो भी बैचेज आएंगे सबके लिए पैटर्न होता है कि जब हम लोग कोर्स खत्म कर देते हैं, एग्जाम से कम 3 महीने पहले हमारे यहाँ कोर्स खत्म होता है बाबू, और उसके बाद हर 3 दिन पर टेस्ट लिया जाता है। यहाँ देखिए, डायपोल के कारण जो वर्क डन होता है, इसका फॉर्मूला होता है, एक्चुअली में क्या फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला है mb cos θ1 माइनस cos θ2। तो θ1 की वैल्यू को अगर 0 डिग्री पुट कर दिया जाए और θ2 को थीटा पुट कर दिया जाए, तो w बराबर हो जाएगा mb cos 0 डिग्री 1 और cos θ2 तो cos थीटा हो जाएगा, तो w बराबर mb इंटू 1 माइनस cos थीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, यहाँ देखो बोर्ड ने क्या लिखा है, बोर्ड ने रिलेशंस लिखा है, एक्चुअली में यहाँ रिलेशन होना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन सही नहीं है, एक ही सही है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मास एंड एनर्जी, तो ये बराबर E बराबर mc², ये तो सब जानता है, पूरी दुनिया जानती है, बच्चा जानता है। बाइनरी नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 8, 6, 7, 9, 10, है ना, और ये 11 सबको हमने वीडियो में डिस्कस किया और क्लास में तो डिस्कस हुआ ही आपके सामने। 11 में से अभी 9 क्वेश्चन जो है वो वीडियो में अपलोडेड थे और 11 के 11 क्लास में डिस्कस किए गए हैं, इनफैक्ट टेस्ट में दिया गया है। क्लियर? आप लोग एकदम मिला करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमारा इतना नंबर आ रहा है, हमारा इतना नंबर आ रहा है। क्लियर है? चलो 8 जो है इसके लिए हमने बताया था कि बाइनरी से डेसिमल के लिए या डेसिमल से बाइनरी के लिए एकदम टॉप टेक्निक, हमारा वीडियो अभी भी अपलोडेड, आप जाके देख सकते हैं। उसमें क्या करना है बाबू, तो 1, 2, 4, 8 ऐसे लिख लिए। अब क्या करना है, तो अब इसके बाद सीधा जो है हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करना जो है सो स्टार्ट करेंगे, है ना। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे, तो जो चाहिए उसके आगे 1, उसके नीचे 1 लिख दो और बाकी सब 0 कर दो, तो सब का सब 0, यानी कि 10002 9 का A। नैंड गेट, यहाँ जो N होता है ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है। नैंड गेट का मतलब एंड प्लस नॉट, और एंड गेट का सिंबल देखो, इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा इजीली कर सकता था, हमने बताया है कि एंड गेट जो होगा उसका सिंबल D के जैसा होता है, तो ऐसे D के जैसा कर लो। अगर मान लो किसी को नहीं याद है तब, है ना, और उसमें जैसे ही ऐसा कीजिएगा तो ये वाला ऑप्शन गलत, अब बचा ये दोनों, तो साथ में एगो नॉट भी तो है, तो एंड गेट के साथ हमने दोनों सिंबल आपको बताया था, नॉट गेट को कनेक्ट कर दीजिए, या तो ये सिंबल देगा एग्जाम में या फिर ये वाला देगा, हमने आपको बोला है, वीडियो में जाके आप सुन सकते हैं, ऐसा नहीं कि आज बोला, बहुत दिन पहले वीडियो अपलोड किया, आप जाके देक सकते हैं बाबू लॉजिक गेट वाले वीडियो में। तो ये नैंड गेट का क्या हो गया, सिंबल हो गया ऑप्शन डी, ये गलत हो जाएगा। टी हाफ लाइफ बराबर सीधा फॉर्मूला है, टी हाफ बराबर होता है ln2 बाई लेमडा। टी हाफ जो होता है बाबू ये होता है ln2 बाई लेमडा। लॉग की वैल्यू, लॉगरिथम 2 की वैल्यू बेस ई में कितनी, तो 0.693, तो 0.693 बाई लेमडा, और ये जो लेमडा होता है इसी को बोला जाता है डीके कांस्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल। क्या होता है अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ देखिएगा अल्फा जो है इसके पास 2 चार्ज है और +4 मास के तौर पे है। अल्फा जो है वो एक तरह से डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस, देखो हीलियम के पावर 2+, यानी कि हीलियम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर चुका है, तो अब इसके पास सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचा है, मतलब कि सिर्फ न्यूक्लियस बचा है, ऑर्बिट तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या जुगाड़ लगाया है, अगर ये क्वेश्चन किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है तो दोनों साइड अगर खाली नंबर बैलेंस करोगे तो भी बन जाएगा। अब देखो यूरेनियम 92, इतना तो जानते हैं ना कि एक एलिमेंट का पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होगा,
है। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 अगर यहाँ है तो यहाँ 90 तो हो नहीं सकता। तो ये दोनों ऑप्शन जो है आपके लिए क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन खैर कट जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सिर्फ चार्ज बैलेंस करने बैठिएगा या मास बैलेंस करने बैठिएगा तो नीचे कितना 92, तो 90 + 2 92, ठीक है। इधर 234 + 4 238 और यहाँ भी 238, ये सही है। एक्चुअली में इस यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल को निकाला गया है। अल्फा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक नंबर 2 से घटता है और मास नंबर 4 से घटता है। देखो एटॉमिक नंबर 2 से घट गया, मास नंबर 4 से घट गया। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बगल में हीलियम को जोड़ दिया गया। क्लियर? ये बेहतरीन क्वेश्चन कैसे फंसाया है बोर्ड। सो देखो बायोट सावर्ट का जो फॉर्म है उसके लिए फॉर्मूला होता है बाबू μ0/4πI dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन, है ना, I dl क्रॉस r, है ना, I dl क्रॉस r अपॉन r²। लेकिन बोर्ड ने क्या किया, सो देखो यहां पे लिखा है r कैप, तो r कैप मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे दीजिए। समझ रहे बात को? उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए, भागा दे दीजिए। तो यहां से जो हम लोग पढ़ते हैं कि I dl sin θ अपॉन r² वगैरह, तो यहां जो r कैप लगा रखा, r वेक्टर है, ठीक है ना, r वेक्टर और r कैप है यहाँ बराबर r वेक्टर अपॉन r जो है, इसको क्या करना होगा। तो यहाँ देखिएगा जब r कैप ले रहे हैं, है ना, जब r कैप ले रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम r कैप लिख दें, समझिएगा बात को, यहाँ पर अगर हम r कैप लिख दें तो इसका मतलब हमने r वेक्टर अपॉन r लिख दिया है। फॉर्मूला तो ये है μ0/4πI dl क्रॉस r, I dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r³। लेकिन अगर आप यहाँ पे r कैप लिख देते हैं तो r कैप का मतलब हुआ यहाँ पर r वेक्टर और नीचे r, इसका मतलब इसमें से एक r को आप निकाल चुके हैं, तो यहाँ कितना बचेगा r²। तो ऑप्शन ए सही है बाबू। क्लियर? ये भी क्वेश्चन देखो, इसमें से क्वेश्चन नंबर 12, 15 और 16 ये मैंने डिस्कस किया है वीडियो में ऑब्जेक्टिव के महासंग्राम में, आप चेक कर सकते हैं बाबू। क्लियर? क्लास में तो टोटल क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स F पर यूनिट का मतलब बट्टा चार्ज Q। ऑप्शन बी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज Q पर यूनिट का मतलब बट्टा एरिया A। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखो थोड़ा सा मुझे पर्सनली लग रहा है कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ है। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, देखो स्फेरिकल कंडक्टर जो होता है उसमें जनरली यहाँ पर चूंकि लिखा नहीं है तो इसलिए उस गड़बड़ी को जो है सो मानेगा भी नहीं भी मानेगा, है ना। जनरली स्फेरिकल कंडक्टर में दो रेडियस होते हैं, एक इनर रेडियस दूसरा आउटर रेडियस, ठीक है। इनर रेडियस को स्मॉल r से और आउटर रेडियस को कैपिटल R से अगर डिनोट करते हैं तो नीचे में कैपिटल R माइनस स्मॉल r होना चाहिए था, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। अगर इनर रेडियस को स्मॉल r और आउटर रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं तो नीचे कैपिटल R माइनस स्मॉल r होना चाहिए था, जो कि कहीं नहीं है। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तो कुछ बोला भी नहीं है इसके अंदर कि स्मॉल r को इनर मान रहा है कि कैपिटल R को आउटर मान रहा है, कि किसको इनर है किसको आउटर है, कुछ बोला नहीं है। तो भी हम क्या करेंगे, c बराबर 4πε0 r अपॉन r माइनस r। μ12 ये जो है ना, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। वैक्यूम और एयर के लिए 1 होती है, बाकी सब मीडियम के लिए 1 से ज़्यादा ही होगी। क्लियर? तो हम लोग बोल सकते हैं बाबू कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ12, यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि μ2/μ1, है ना। इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, हमारे आंख के रेटिना पे इमेज कैसा फॉर्म होता है ये पूरी दुनिया जानती है, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप माइनस FO अपॉन FE। FO क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ, और FE क्या है, आईपीस लेंस का फोकल लेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काउज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब देखो इसके अंदर ये भी कंट्रोवर्शियल हो जाता है ना। डिफ्रैक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है बाबू, डिफ्रैक्शन तो एक फेनोमेना है, वो भी ये भी पॉसिबल नहीं है, या तो स्कैटरिंग या फिर डिस्पर्सन। लेकिन
एक्चुअल जो होता है रेनबो का फॉर्मेशन एक्चुअली होता है किसके कारण, तो जब सनलाइट जो है वो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है तो वो ड्रॉपलेट्स प्रिज्म का काम करते हैं और लाइट को, रे ऑफ लाइट को डिस्पर्स कर देते हैं और डिस्पर्स करके जो है सो 7 कलर्स को जो है सो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और उसको बोलते हैं डिस्पर्सन। लेकिन एक्चुअली में जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है वो डिस्पर्सन प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ डिस्पर्सन है तो सिर्फ सी ऑप्शन को टिक मारेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 2 कंडीशन होता है, हमने पढ़ाया है आपको, वीडियोस में भी बताया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है ऐसा वेव जिसको कि ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और जिस पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फर्क असर नहीं पड़ता है। जो साउंड वेव होता है बाबू ये बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम लोग सी ऑप्शन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक है, फिर ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, तो ये आपको पता ही है, क्रिटिकल एंगल होता है 24.2 डिग्री, लेकिन बोर्ड ने यहाँ पर दिया है 24.41 डिग्री, तो जो दिया है वो टिक मारना पड़ेगा। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑब्वियस सी बात है एच म्यू, ई बराबर एच म्यू होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो इसको एच से डिनोट करते हैं, ये होता है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। आखिर ये है क्या, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है समझ लेंगे, ये बताता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कैपेसिटी बताता है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड के पास कितना कैपेसिटी है किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए। क्लियर, ये बताता है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास कितना कैपेसिटी है किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए। अगर इसके यूनिट की बात आवे तो एम्पियर पर मीटर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पहले बताया आपको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी कि VS अपॉन VP ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब VS ग्रेटर देन VP, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल मस्ट बी ग्रेटर देन वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल्स। इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट के लिए जो है सो इंडक्टर में उसका रिएक्टेंस कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 0। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूवमेंट है ना, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बाबू, मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर होता है करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी, अगर आप यहाँ वेक्टर लगाइएगा तो यहाँ भी वेक्टर लगाइए क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है तो एरिया को एरिया वेक्टर बना लेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अगर कैरिंग कॉइल की बात कर रहा, मान लो कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल को n बार घुमाया गया है, टर्निंग n टाइम्स है, तो कैपिटल N से गुना करना पड़ेगा, NIA हो जाएगा। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्वेश्चन भी हमने आपको जो क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है ना। तो 29 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज, E बराबर F/Q। F का वैल्यू होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जगह बोर्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना चाहिए, ज़्यादा बेटर था। करंट डेंसिटी को भी हमने वीडियो में डिस्कस किया है वो ऑब्जेक्टिव के महासंग्राम वाले में, कि करंट डेंसिटी बराबर करंट पर यूनिट एरिया, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो J बराबर I/A। इसको भी हमने वीडियो में डिस्कस किया है ऑब्जेक्टिव के महासंग्राम में कि म्यू बराबर होता है VD/E। कैसे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाइएगा इक्वल टू लाइएगा तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, उसी कांस्टेंट को मोबिलिटी बोलते थे, तो म्यू बराबर VD/E, ऑप्शन ए। और ये तो आप जानते हैं भाई 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। क्लियर, क्योंकि 1 जूल बराबर होता है 1 वाट इंटू सेकेंड, तो 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टेंस, ये बड़ा आसान बात है बाबू, इट्स अ वेरी सिंपल। BB रॉय टेक्निक आपने पढ़ा होगा, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन है ना, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, तो 0 1 2 3 4 5 6 ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, 6 डी ऑप्शन। एम्पियर आवर आप तो जानते ही हैं कि I बराबर क्या होता है,
Q बाई टी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा बाबू, I इंटू टी। करंट का यूनिट एम्पियर और टाइम का यूनिट सेकेंड नहीं लेकर के यहाँ आवर ले लिया, कोई बात नहीं, किसका यूनिट है, चार्ज का। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, इट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई है ना, एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर, एफ ई क्या हो जाएगा, क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, बी क्रॉस भी नहीं, भी क्रॉस बी। तो क्यू को कॉमन ले लेंगे तो ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी। तो आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आधे सेक्शन में चलते हैं, 100% ऑथेंटिक सॉल्यूशन विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर शेयर कीजिए इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ प्लीज। चलिए बाबू यहाँ देखिएगा, बोल रहा है 36 में, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ अ कैपेसिटी 4 डायोप्टर। देखो फोकल लेंथ निकालना है और ये 4 डायोप्टर क्या है, पावर है। तो पावर बराबर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ बराबर 1 बाई पी और पावर कितना है +4। जब 4 से 1 में डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.25। और आप तो जानते हैं कि फोकल लेंथ मीटर में रहेगा तो ही पावर डायोप्टर में रहता है, मतलब पावर डायोप्टर में है तो फोकल लेंथ मीटर में होगा, ऑप्शन ए। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, तो डिस्पर्सिव पावर किसी प्रिज्म का कैपेसिटी को बताता है कि वो कितना डिस्पर्सन करेगा। तो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा बराबर होता है एंगुलर डिस्पर्सन बट्टा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब येलो कलर के लाइट का डेविएशन। तो थीटा बराबर होता है, एंगुलर डिस्पर्सन बराबर होता है डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट माइनस डेविएशन ऑफ रेड लाइट अपॉन डेविएशन ऑफ येलो लाइट। तो ये हो जाता है फॉर्मूला म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो ए से ए कट जाएगा बाबू, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। क्लियर। अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है कि किसी लेंस को, है ना, किसी लेंस को एयर में, ठीक है, लेंस का एयर में, फोकल लेंथ ऑफ अ ग्लास लेंस म्यू बराबर 3/2 इन एयर इज एफ ए, और वाटर में किसी दूसरे मीडियम में 4/3। तो वाटर में और एयर में जो है वो आपको रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। इसके लिए फॉर्मूला होता है वो एफ एल बाई एफ ए इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए माइनस 1 अपॉन म्यू जी अपॉन म्यू एल। एल मतलब वो लिक्विड, वो मीडियम है ना, ये लिक्विड माइनस 1। तो क्लियर है, म्यू जी 3/2 बाई 1 माइनस 1 अपॉन 3/2 बाई 4/3 माइनस 1। कैलकुलेशन करोगे तो ऊपर में आएगा बाबू 1/2 और नीचे आ जाएगा 1/8। क्लियर। 9/8 माइनस 1 1/8, ये 2 से 4 टाइम्स, यानी कि एफ एल बाई एफ ए इक्वल टू 1/1/4 यानी कि 4, यानी कि एफ एल बराबर 4 इंटू एफ ए, और जो लिक्विड है, जो मीडियम है वो वाटर है, तो एफ डब्ल्यू बराबर 4 इंटू एफ ए। इंटेंसिटी का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होगा बाबू, यहाँ देखिएगा। इंटेंसिटी जो होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो एनर्जी ई पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, और एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा का, तो इंटेंसिटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेमडा का, ऑप्शन ए। बहुत सारे बच्चों ने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ लेमडा लगाया, जो कि गलत है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये पूरी दुनिया को पता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब ये जो क्वेश्चन है 41 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क फंक्शन फॉर सोडियम, ये मेरे लिए कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जो सोडियम का वर्क फंक्शन होता है बाबू वो होता है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसमें से किसी को टिक नहीं करूँगा। अगर ज़बरदस्ती टिक करना होगा तो भैया फिर 2.75 को मार करके आगे बढ़ जाइए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहते हैं आप, तो आपको पता है कि मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ए बराबर पी प्लस एन,
और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, Z के बराबर होती है। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा A माइनस पी यानी कि A माइनस Z यानी कि बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 43। चलिए बाबू यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखो अब कुछ ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट मैग्नेट, उसमें चर्चा कर रहा है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड और है ना एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का। तो एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है शॉर्ट मैग्नेट के लिए वो होता है 2km/r3, जिसमें k जो है वो परमिएबिलिटी कांस्टेंट है और कैपिटल M जो है वो क्या है, तो वो है आपको मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। और इक्वेटोरियल में जो होता है वो होता है km/r3। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल का डबल है, तो अपन बोल सकते हैं BA बराबर 2BE। क्लियर। नेक्स्ट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऑसिलेटिंग मैग्नेट का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√I/m इंटू BH है ना। मैग्नेटिक फील्ड B ले लो या फिर BH लिखो, कोई दिक्कत उससे नहीं है। I जो है वो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और M जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, तो ये तो मैग्नेटिक डायपोल का ही टाइम पीरियड है ना, ये मैग्नेटिक डायपोल का ही टाइम पीरियड है। अगर इसको हम मान लो कि स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करने पर पहले इसको आप रिवर्स कर लीजिए, तो 1/t है ना, 1/t बराबर जैसे रिवर्स करिएगा तो रिवर्स करने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो रिवर्स करने का मतलब साफ है कि यहाँ पर जो है वो ऊपर में √MBH/2π√I। तो ये जो 1/t है इसी को रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यही तो फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी को n से दिखाते हैं बाबू। अगर n का स्क्वायर कर दोगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो n² बराबर MBH/4π²I। तो यहाँ से क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि जो n² है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा BH का, तो ये ऑप्शन सही है। क्लियर। नेक्स्ट जो आपको पूछ रहा है कि टेंजेंट लॉ क्या है, तो टेंजेंट लॉ के बारे में आप साफ साफ जानते हैं कि B बराबर होता है BH tan थीटा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, उसके बीच का रिलेशन है ये। रिलेटिव परमिएबिलिटी, देखो हमने पढ़ा है परमिएबिलिटी के लिए है ना, परमिएबिलिटी के लिए हमने पढ़ा है म्यू बराबर μ0 इंटू μr। ये है म्यू जो है ये परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, ये परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या एयर, और ये रिलेटिव परमिएबिलिटी μr बराबर μ/μ0। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप मिला लेंगे। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करना है, ये भी टेंजेंट लॉ के थ्रू ही रिलेट होता है अर्थ मैग्नेटिक चैप्टर में। तो BA² बराबर BH² प्लस BV², ऐसे हम लोग जो फॉर्मूला जनरली डिराइव करते हैं तो वो आता है B बराबर √BH² प्लस BV²। तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे बाबू तो रूट हट जाएगा। नेक्स्ट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसके लिए फॉर्मूला पता ही है, C बराबर 1/√μ0 इंटू ε0। μ0 जो है वो बताएगा परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और ये बताएगा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ सरफेस पर वो 10⁻⁻5 टेस्ला, ये तो आपको रिमेंबर करने वाला क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट 51, देखो ये तो आप पहले भी जानते हैं, अभी भी हमने डिस्कस किया है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट अगर निकालना है तो करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया, मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर करंट इनटू एरिया। अगर यहाँ वेक्टर लगाओगे तो यहाँ भी वेक्टर लगाओ। अगर मान लो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n है, कॉइल को n बार लपेटा गया है, तो आप कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे, C ऑप्शन। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है ना, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जो होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आप पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर के अंदर, C/NBA, जिसको कि अल्फा से भी डिनोट करते हैं, अल्फा बराबर C/NBA, यही मैग्नेटिक कांस्टेंट जो गैल्वेनोमीटर के लिए है वो होगा। ये हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर का मतलब होता है ऐसा एमीटर जो कि एकदम 100% एक्यूरेट रीडिंग दे, है ना। एमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है, सीरीज में कनेक्शन करते हैं 0 ओम।
ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स आप जानते ही हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया BA cos थीटा, है ना, टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं वीबर, WB से डिनोट करते हैं, वेबर। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन मिला लेंगे, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बराबर होता है ओमेगा L, और ओमेगा जो है वो 2 पाई f, है ना, ओमेगा जो है देखो T बराबर होता है बाबू 2 पाई बाई ओमेगा, तो 1 बाई f बराबर होता है 1 बाई T बराबर होता है 1 बाई T मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाई T बराबर ओमेगा बाई 2 पाई, तो ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई f, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप 2 पाई FL, मिला लेंगे। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप M बराबर 1 प्लस D बट्टा FE, D जो है, ये जो कैपिटल D है वो है डिस्टेंस ऑफ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, क्लियर। अगर दो लेंस को कांटेक्ट में रखा गया है तो पावर क्या होगा, मान लो एक लेंस का पावर P1 है, दूसरे लेंस का पावर P2 है, तो जो इक्विवेलेंट पावर होता है वो होता है P1 प्लस P2, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, चलिए यहाँ देखो, ये तो क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया है बाबू, 59 नंबर जस्ट अभी हमने किया है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू हमने देखा, फिर लेंस को एयर के साथ और वाटर के साथ फोकल लेंथ को कंपैरिजन कर रहे थे, वहाँ भी हमने देखा। तो ये जो म्यू डब्ल्यू जी है, इसका मतलब साफ है कि म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, ऐसे भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्लियर। तो ये कितना 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, कैलकुलेशन करके वैल्यू आ जाएगी 9/8। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, देखो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है बाबू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, और ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, तो साइन इनवर्स 1/3/2 यानी कि साइन इनवर्स 2/3, तो साइन थीटा की वैल्यू 2/3 होती है, लगभग थीटा C बराबर 42.3 डिग्री के आसपास, अप्रॉक्स 42 डिग्री, ये ऑप्शन है डी में कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर का होता है बाबू, परपेंडिकुलर होता है तो ट्रांसवर्स नेचर का होता है, उसी में प्रोपागेट करता है, इसलिए ट्रांसवर्स वेव भी इसको बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन A/2, ये जो डेल्टा मिनिमम है ये मिनिमम डेविएशन को बताता है थ्रू प्रिज्म, और ए जो है वो प्रिज्म एंगल को बताता है, डेल्टा M बताता है प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन को, क्लियर है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फर्मी पर मीटर जो है सो कर लेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक्चुअली में होता है बाबू, उसका फॉर्मूला होता है Q × 2D, या फिर इस डिस्टेंस को आप D भी ले सकते हैं, X भी ले सकते हैं, Y भी ले सकते हैं, कूलम्ब मीटर। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 60, 59, 64, 65 इसको मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, 66 को भी डिस्कस किया है, 67 को भी डिस्कस किया है, 68 को भी डिस्कस किया है ऑब्जेक्टिव के भाषा नाम वाले वीडियो में। ओवरऑल 70 में 54 मार्क्स का क्वेश्चन इतने कम वीडियो से डायरेक्ट आया है। अब आप सोच सकते हैं कि किस हद तक जो है सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, क्लियर। कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है बाबू वो होता है K/Q1/Q2/R²। अगर वेक्टर बनाना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K/Q1/Q2/R² इंटू R वेक्टर अपॉन R। यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे तो यूनिट वेक्टर मिलेगा, तो R³ हो जाएगा। ऑप्टिकल पाथ जो होता है बाबू ये होता है μ-1 इंटू डेल्टा T, यानी कि एक्चुअल पाथ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ग्लास स्लैब है, अगर यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिए और इमेज यहाँ बन रहा है, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो बोला जाता है कि ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, तो μ-1 इंटू T। एक्चुअल
लेंथ कितना है, एक्चुअल थिकनेस कितना है इस ग्लास स्लैब का, ग्लास के कांच के टुकड़े का, तो टी है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू लेंथ ऑफ पाथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू लेंथ ऑफ पाथ, क्लियर। कैपेसिटेंस क्या होता है तो हम तो जानते हैं बाबू, Q बराबर सी भी, तो C बराबर Q बट्टा भी। इसका हमने यूनिट भी आपको बताया था, फराड होता है कूलम पर वोल्ट। एनर्जी भी हमने आपको बता रखी है ना। किसी भी कंडक्टर में जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ CV²। आप देख रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आया, सारा का सारा क्वेश्चन ऑफलाइन क्लासेस के नोट्स से आया है या फिर हमने जो वीडियो अपलोड किया उसी से आया है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, 2 क्वेश्चन और बचा है। चले बाबू, देखो n कैपेसिटर्स है ना, ये भी हमने आपको वीडियो में डिस्कस किया कि n कैपेसिटर्स है ना, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स n है और सबका कैपेसिटेंस C1 है। अगर उसको पैरेलल में आप जोड़ रहे हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C1 कहाँ तक, n तक, क्योंकि C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरह से जोड़ेंगे और सब तो n तक जाएगा, सबकी वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा n इंटू C1। वेरी गुड। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है बाबू, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो ये था आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विथ कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन। हमने आपको एक एक चीज़ को डिस्कस करके बता दिया कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है ना। कहाँ कहाँ बोर्ड ने थोड़ा बहुत जो है सो आप उसको मिस्टेक मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। जैसे ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कुछ टीचर्स का मानना है कि 10⁶ वोल्ट पर मीटर होगा, है ना। कुछ बोल सकते हैं आपको, वो इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि कुछ बुक्स में जो है कुछ डाटा को घुमा के लिखा है इसीलिए ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। तो एक्चुअल में मैंने है ना टोटल वीडियोस को आपको देखने के लिए कहा था। अगर आप उसको देखते या जिन बच्चों ने देखा होगा उनको ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ होगा। सिर्फ 9 वीडियो ने तूफान मचा दिया, है ना। 70 में से 54 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट जो है सो वीडियो से आ गया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला करके। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है सो मैंने एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। 100% ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन है ये, 100% ऑथेंटिक सॉल्यूशन है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपने मार्क्स को, ऑब्जेक्टिव मार्क्स को ढंग से टैली कर सके और उनका जो कन्फ्यूज़न है वो कम्प्लीटली जो है सो दूर हो जाए और वो नेक्स्ट पेपर पर फोकस कर सके, क्लियर। जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होता है बाबू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपको ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप नीट का विजय रथ वाला जो प्लेलिस्ट है उसके एक एक वीडियो को आप ज़रूर देखें। उस वीडियो को, उस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो नीट 2022 में कम से कम 36 क्वेश्चन आपको मैच करेगा विथ डाटा, और जेईई मेन में है ना कम से कम 16 to 18 क्वेश्चन विथ डाटा 100% मैच करेगा। इसकी श्योरिटी गारंटी है एकदम। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उससे में जा करके व्हाट्सएप के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया ऑब्जेक्टिव के महासंग्राम वीडियो को, उसके लिए आपको तहे दिल से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की वीडियोज़ को भी आप सपोर्ट दें, बस इसी के लिए हम आपसे जो है सो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और आप बस अपनी पढ़ाई को जारी रखें, हम आपके लिए हमेशा सपोर्ट के लिए रेडी हैं, ठीक है। वीडियोज़ को देखें और जो भी मार्क्स आपका आया है कमेंट बॉक्स में जो है सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। थैंक यू।